हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने शिक्षण अधिगम के लास्ट चैप्टर में शिक्षण प्रविधियाँ पढ़ी थी। हम अपने आज के वीडियो में शिक्षण की नवीन विधाएं पढ़ेंगे, जिन्हें उपागम भी कहते हैं। जैसे अगर इंग्लिश देखी जाए तो इसे न्यू अप्रोचेस या मेथड्स ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग होती हैं। तो पहला होता है आपका बाल केंद्रित शिक्षण, जिसे हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय ऐसी शिक्षण प्रणाली से है जिसमें शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है। इसमें बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य बालक को अधिगम में स्वतंत्रता प्रदान करना तथा स्वक्रियाओं पर जोर देना है। इस शिक्षण में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा बालक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियाँ हैं: मॉन्टेसरी प्रविधि, खेल प्रविधि, प्रोजेक्ट प्रविधि और किंडरगार्टन प्रविधि। देखिए, ये नाम से ही क्लियर है, बाल केंद्रित शिक्षण मतलब ऐसा शिक्षण जो बालक को केंद्र में रखकर दिया जाए। ठीक है, बालक इसमें इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें बालक का होता है। हमें जो भी शिक्षण करना है, जो भी टीचिंग करनी है, जो भी पढ़ाना है, जो भी विधि का यूज़ करना है, जो भी मेथड यूज़ करना है, वो सब हम बालकों को देख कर करेंगे। उन्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमें उन्हें मारना पीटना नहीं है। ठीक है, प्यार से समझाना है और ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो बालक को समझ में आए। ठीक है, बालक के लिए हितकारी हो। इसमें जो टीचर का रोल होता है वो सिर्फ सुविधादाता का होता है, जो सिर्फ बालक को सिखाता है। ठीक है, सुविधा देता है, और कोई रोल नहीं होता टीचर का। यहाँ पर मेन रोल किसका है? तो बालक का है। अब बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या विशेषताएं। पहली विशेषता है स्वतंत्रता। बालक को आपको स्वतंत्रता प्रदान करनी है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, किस चीज़ में उसकी रुचि है, क्या करना चाहता है, तो बालक को आपको स्वतंत्रता देनी है। दूसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है। आपको ऐसी सामग्री का यूज़ करना है जिससे बालक की रोचकता बढ़े किसी भी पाठ सामग्री में। जब आप फिल्मों का यूज़ करते हैं, ठीक है, मूवीज़ वगैरह उसे दिखाते हैं या कार्टून्स वगैरह दिखाते हैं, उसके माध्यम से अगर बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों की थोड़ी रुचि बढ़ती है उस चीज़ में। तो इनका यूज़ करना है और इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर है स्वक्रियाएँ। बालक को ऐसे कार्य देने जो स्वयं करके वो सीखें चीज़ों को। फिर है आत्मानुशासन पर बल। आपको अनुशासन में रखना है बालकों को, लेकिन इतना कठोर भी अनुशासन नहीं रखना है कि बालक अपनी तरफ से कुछ आपसे प्रश्न भी ना कर पाएँ। ठीक है, डर की वजह से ऐसा भी नहीं रखना है। फिर है पाठ सहगामी क्रियाओं पर बल। हमें ऐसी सामग्री या ऐसी सहगामी क्रियाओं पर बल देना है जिसमें बालक पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों को और भी चीज़ों को सीखें। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में प्रोग्राम्स वगैरह कराए जाते हैं, कभी मेहंदी कंपटीशन रख देते हैं, कभी एक्टिंग वगैरह का रख देते हैं। तो ये क्रियाएं होनी चाहिए, ठीक है, स्कूल्स वगैरह में, ताकि बच्चे इनके माध्यम से भी चीज़ों को सीख सकें। अब हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षण के उद्देश्य या महत्व। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको ये पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो 7 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे, किसी भी आंसर को बड़ा करने के लिए। बस उसमें बालकों का मतलब बालकों से रिलेटेड होना चाहिए वो प्रश्न। ठीक है, बालकों से रिलेटेड हो और बालकों के विकास की बात की जाए, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं उसमें कि बालकों का चहुमुखी विकास करना। मतलब बालकों का चहुमुखी से मतलब है शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये सारे विकास होते हैं जब बाल केंद्रित शिक्षण का यूज़ हम करते हैं। फिर दूसरा है स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है जब हम बाल केंद्रित शिक्षा देते हैं। ठीक है, बालक को जब केंद्र में रखेंगे तो स्वयं करके वो सीखेगा। फिर तीसरा आत्मविश्वास जागृत करने की भावना का विकास करना। तो जब बालक खुद करके सीखेंगे तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, कॉमन सी बात है। फिर है बालकों में सहयोग की भावना विकसित करना। जब बाल केंद्रित शिक्षण आप देंगे तो वो खेल के माध्यम से भी आप बच्चों को सिखाएंगे। जब खेल के माध्यम से वो सीखेंगे चीज़ों की, सब साथ साथ एक साथ खेल रहे हैं, तो उनमें सहयोग की भावना का भी विकास होगा। फिर है चिंतन, मनन, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्ति विकसित करना। जब बालक करके सीख रहे हैं तो वो सोचने पर भी मजबूर होंगे। ठीक है, खुद सोचेंगे, खुद चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो चिंतन, मनन, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का भी विकास होगा। फिर है शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बाल केंद्रित शिक्षण हम करते हैं तो उसमें हम लोग शारीरिक दंड नहीं देते, क्योंकि बच्चा उसमें मुख्य है। ये समझ लो कि बच्चा उसमें टीचर है और जो टीचर है वो बच्चा है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें टीचर जो बच्चा है वही मैन है, वही प्रिंसिपल समझ लो। तुम उससे हाथ नहीं लगा सकते उसमें, इसलिए शारीरिक दंड तो आप दे ही नहीं सकते उसे। ठीक है, तो शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना। फिर लास्ट है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। बच्चे को आप स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं, उसमें वो स्वयं करके सीख रहा है, खेल के माध्यम से सीख रहा है। ठीक है, और विधियों से सीख रहा है, तो उसे स्वतंत्रता प्रदान की है आपने, तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति भी उसके अंदर विकसित होती है। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ये प्रश्न बहुत बार आया है, 2016 में आया, 17 में आया, 19 में आया। और नई शिक्षा नीति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जब आप सीटेट वगैरह देंगे तब आपको पता चलेगा। तो उसमें भी पूछा जाता है कि टीचर का क्या रोल है बाल केंद्रित शिक्षण में। तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों का सहयोगी, जो मैंने आपको बताया था, सुविधादाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो
निर्देशक नहीं होता जो निर्देश देता रहे, वो सिर्फ एक सहयोगी होता है, एक सेवक होता है बच्चों का, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक क्या क्या होता है, तो सहयोगी, सेवक या मार्गदर्शक। वह बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों को करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जो भी क्रियाकलाप बच्चे करते हैं उनमें सहायता प्रदान करता है और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। सिर्फ मार्ग दिखाएगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ना उन्हें डांटेगा ना पीटेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, निर्देश तो दे ही नहीं सकता, ना आदेश दे सकता है, सिर्फ क्या करेगा, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, जो सहायता प्रदान करते हैं सिर्फ। तो ये रोल होता है टीचर का बाल केंद्रित शिक्षण में। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर क्या होता है। 2017 और 19 में ये क्वेश्चन आया भी है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षण में बालक सर्वोपरि होता है, इसमें बालक हेड होता है। ठीक है, जबकि शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण होता है इसमें टीचर को मुख्य रोल होता है। ठीक है, टीचर मैन होता है, जो टीचर बोलेगा वो होगा इसमें। फिर दूसरा है कि बालक की स्वतंत्रता व स्वायत्तता महत्वपूर्ण होती है। जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है इसमें बालक की स्वतंत्रता या स्वायत्तता महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है इसकी स्वतंत्रता। जबकि शिक्षक केंद्रित में क्या होता है कि शिक्षक का जो निर्देश एवं निर्णय सर्वोपरि होती है। मतलब शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, जो टीचर कह दे वही चीज़ होती है, टीचर जो निर्देश दे रहा वही काम होगा। ठीक है, जो निर्णय ले रहा वही सबसे ऊपर है। जबकि बालक केंद्रित में क्या होता है कि बालक की स्वतंत्रता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षण में कि अधिगम में छात्र सक्रिय भागीदारी होती है। क्योंकि बाल केंद्रित में बच्चा क्या करता है, स्वयं करके सीख रहा है चीज़ों को। तो इसमें क्या है, जो बच्चा होता है वो सक्रिय भागीदारी लेता है किसी भी चीज़ में। जबकि शिक्षक केंद्रित में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ निष्क्रिय होकर सुनता है, जो टीचर पढ़ाता जाता है बच्चा सुनता जाता है, उसे कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें जो विद्यार्थी होता है वो निष्क्रिय होता है। फिर चौथा पॉइंट है कि ज्ञान निर्मित होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है, ज्ञान निर्मित होता है, क्योंकि जो विद्यार्थी होता है वो स्वयं करके सीखता है। ठीक है, स्वयं करके सीख रहा है तो नई नई चीज़ें वो जानता है, नई नई चीज़ें सीखता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ज्ञान, नया नया ज्ञान मिलता है उसे बच्चे को। जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या होता है कि जो शिक्षार्थी होता है वो सिर्फ शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि टीचर क्या करते हैं, इसमें बुक पढ़ते जाते हैं और बच्चा सुनता जाता है। वो स्वयं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कुछ नया सीख रहे हैं, ना कुछ, जो भी बुक में लिखा जो टीचर पढ़ा रहा है वही जान रहे हैं खाली, या जितना टीचर को पता है वो चीज़ें बस बच्चों को पता चल रही, स्वयं करके नहीं सीख रहे हैं। पाँचवा पॉइंट है विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखता है, अर्थात चार दीवारी के बाहर भी अधिगम करता है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है कि बालक सिर्फ क्लास के अंदर ही नहीं सीख रहा होता, कि जो चार दीवारी है क्लास की उसके अंदर नहीं सीख रहा होता, वो स्वयं ज्ञान उत्पन्न कर रहा है, खुद करके सीख रहा है। तो करके सीखेगा तो हो सकता है क्लास के बाहर भी सीख रहा हो चीज़ों को। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहा हो, किसी अन्य माध्यम से सीख रहा हो। लेकिन जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है इसमें जो बच्चा होता है वो क्लास के अंदर सिर्फ टीचर से सीखता है। टीचर जो उसे सिखा रहा है वही चीज़ें उसे मिल रही हैं सीखने को, और वही चीज़ें वो सीख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो अंतर है बाल केंद्रित शिक्षण में और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में। इन पॉइंट्स को आप अगर याद रख लेंगे सारे को, ठीक है, इनका अंतर ही याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया बाल केंद्रित शिक्षण भी आया तो आप एक साइड के सारे पॉइंट लिख दीजिएगा, अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षण आता है तो उस साइड के सारे पॉइंट्स लिख दीजिएगा। तो एक ही क्वेश्चन में आपके दोनों क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अंतर भी लिख सकते हैं और सिंपल सिंपल एक का पूछा जाए तो एक का भी आंसर लिख सकते हैं। तो जो दूसरा उपागम है हमारा वो है क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। क्रिया गतिविधि का अर्थ है क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करना। क्रिया से तात्पर्य है वह कार्य जिससे छात्र किसी उद्देश्य पूर्ण करता है और उसे पूरा करने में उसका शरीर व मस्तिष्क दोनों क्रियाशील रहते हैं। गतिविधि के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनकी सहायता से शिक्षक विषय वस्तु को सरल, रोचक व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। जैसे पशु पक्षी का नाम लेकर आगे या पीछे कूदना, नाटक, वर्ग, पहेली या पहेली पूछना, लेखन कराना, पीटी, कदम ताल, एक्सेट्रा। कहने का मतलब है, नाम से आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण मतलब ऐसा शिक्षण या ऐसी टीचिंग जिसमें हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, कभी क्या करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, प्राइमरी स्कूल्स में टीचर गा गा के चीज़ों को बताते हैं बच्चों को, कविता के माध्यम से चीज़ों को सिखाते हैं। ठीक है, कभी क्या करते हैं, पक्षी की आवाज़ निकालते हैं, कभी बंदर के बारे में बता रहे हैं तो बंदर की आवाज़ निकालते हैं, कभी बिल्ली की आवाज़ निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो वो गतिविधि कर रहे हैं ताकि बच्चों को वो बात अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि सभी बच्चों ने कुत्ते को देखा है, वो जानते हैं कि वो भौंकता है, तो टीचर उसकी आवाज़ निकाल के बच्चों को सिखाएंगे कि हाँ, डी से डॉग होता है और ये भौंकता है, ताकि बच्चों को याद हो जाए अच्छे से। तो गतिविधि से मतलब यही है, कोई ना कोई गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाना। चाहे पीटी, आपने पीटी टीचर देखा होगा या डांस टीचर देखा होगा, कुछ डांस के माध्यम से बच्चों को सिखा रहा है, कुछ कोई ना कोई इशारे करके बच्चों को सिखा रहा है। तो हर कोई ना गतिविधि के माध्यम से या कोई क्रिया के माध्यम से जब बच्चों को शिक्षण दिया जाता है तो वो कहलाता है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग या क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण।
अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। 2016, 17 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको पता है कि क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं इनसे, है ना, और काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। 50 नंबर का पेपर है, तो ये मान लीजिए हर साल पेपर होता है, और एक नहीं दो दो तीन तीन पेपर होते हैं। कई बार री एग्ज़ाम होता है, तो उनमें भी वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चंस रिपीट होने हैं, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा से हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। पहला है गतिविधि द्वारा बालकों में अनेक दक्षताएं विकसित करना। मतलब क्या होता है, जब गतिविधि के माध्यम से बच्चा सीखता है चीज़ों को, तो कई दक्षताएं उसके अंदर विकसित होती हैं, कई क्वालिटीज़ आती हैं। जैसे खेल के माध्यम से अगर सीख रहा है तो शारीरिक विकास भी हो रहा है, साथ ही साथ में मानसिक विकास भी हो रहा है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं उसे। फिर है खेल खेल में शिक्षण के द्वारा सिखाना। तो ये भी सेम ही चीज़ है कि खेल खेल के माध्यम से आप बच्चों को सिखा दे रहे हैं। बालकों में सक्रियता का विकास करना। जब कोई भी बच्चा खेल खेल से सीखता है, खेल में सीखता है ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर सक्रियता बनी रहती है, वो हमेशा जागरूक रहता है कि हाँ कब क्या हो जाए। ठीक है, जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं तो आप सक्रिय रहते हैं, जैसे आप फील्डिंग कर रहे हैं तो कब गेंद आपके पास आ जाएगी, तो ये आप सक्रिय रहते हैं ना, तो वैसे ही रहता है कि जब भी कोई गतिविधि होती है तो बच्चा उसमें सक्रिय रहता है। फिर है शिक्षण को सरल, रोचक व प्रभावपूर्ण बनाना। जब भी हम चीज़ों को खेल के माध्यम से सीखते हैं या किसी गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं, तो एक तो चीज़ें हमें सरल लगती हैं, तो बच्चों को भी वो चीज़ सरल सरल लगेगी, रोचकता भी उसमें आ जाती है। ठीक ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है हम लोगों का उस चीज़ में, और प्रभाव भी उसका बहुत गहरा पड़ता है, हम अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं। फिर एक कक्षा को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायक है, क्योंकि बच्चे शोर नहीं करते, मन से सीखते हैं, ठीक है, एक साथ सीखते हैं, तो सुचारू रूप से क्लास भी चलती है। फिर है बच्चों की रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ एवं स्तर को समझते हुए शिक्षण कराने में। मतलब इससे ये भी चीज़ें पता चलती कि बच्चे की किस में रुचि है। जैसे आप कई सारे गेम खिला रहे हैं, तो आप ये समझ जाते हैं कि बच्चा किस में रुचि ले रहा है, कैरम में रुचि ले रहा है, लूडो में रुचि ले रहा है, या फुटबॉल या क्रिकेट में रुचि ले रहा है। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि वो इंडोर गेम्स उसे ज़्यादा पसंद है, आउटडोर गेम ज़्यादा पसंद है। तो हर चीज़ का अपना कुछ महत्व होता है शिक्षा में। तीसरा उपागम है हमारा रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण, जिसे हम जॉयफुल टीचिंग भी कह सकते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण एक ऐसा उपागम है जिसमें बालक में रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न कर स्वयं सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय का वातावरण रुचिपूर्ण व आनंददायी बनाकर छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे विषय के अनुसार चार्ट, मॉडल, सेट, चित्र, प्रोजेक्ट आदि का उपयोग करना। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि बालक में रुचि उत्पन्न करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जो फेवरेट टॉपिक हो आप उसे चूज़ कर लीजिए और उसके ऊपर एक मॉडल या चार्ट बनाकर लाइए। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लिया किसी बच्चे का इंटरेस्ट सौरमंडल में ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, सौरमंडल का कोई टॉपिक ले लिया, उसके बारे में चार्ट बनाया या मॉडल कोई क्रिएट किया, जिसमें सूर्य दिखाया और चारों तरफ कुछ ग्रह दिखा दिए, 8 ग्रह जो होते हैं, ठीक है, उन्हें दिखाया, एक मॉडल बनाया। तो और उसके बारे में नई नई जानकारी ढूंढ कर लाया, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है, तो वो नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके बारे में ढूंढ कर लाएगा, ठीक है, निकाल कर लाएगा, भले ही इंटरनेट से लेके आए या आप किसी से पूछ कर लाए, किसी की हेल्प ले। तो उसमें क्या है, उसका भी ज्ञान बढ़ रहा है बच्चे का, ठीक है, और बच्चों की भी हेल्प हो रही है, क्योंकि वो क्लास में लेके आएगा, उसके बारे में टीचर बताएगा, तो और बच्चों को भी जानने का मौका मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि क्लास थोड़ी आनंददायी हो जाती है, अच्छा लगता है लोगों को, नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। जैसे अगर आप ही को सुनने को मिले कि मंगल के 2 चंद्रमा हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा चंद्रमा किस में है, तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा शनि के हैं, 80 प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, तो थोड़ी रोचकता बढ़ती है, थोड़ा आनंद आता है। तो ये है आपका रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। अब है रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम की क्रियाविधि, मतलब कौन कौन सी क्रियाविधि हैं जो क्लास में हम कर सकते हैं जिससे बच्चों की रुचि बढ़ा सकते हैं हम, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं। तो कहानी शिक्षण, मान लीजिए कोई कहानी आप पढ़ रहे हैं तो उसका चित्रण कर दें, कि यहाँ कुछ बच्चों को उसका कुछ पात्र बना दें। जैसे किसी में कोई शेर पात्र है तो किसी बच्चे को आपने शेर बना दिया, या किसी को कुछ बना दिया, ऐसे करके भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं बच्चों का। कोई नाटक या कोई खेल कराकर, या कहीं बच्चों को घुमाने ले जाएं आप, ठीक है, भ्रमण कराकर भी कुछ चीज़ों को बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। वार्तालाप या क्या नाम, गीत, कविता के माध्यम से या पहेली के माध्यम से भी बच्चों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अब देखते हैं हम रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य, कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों बच्चों में रुचि बढ़ाना इतना ज़रूरी होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाकर प्रत्येक बालक की सहभागिता को सुनिश्चित करें। तो बच्चों की जब रुचि बढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उनकी सहभागिता बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आएंगे और एक साथ पार्ट लेंगे। जब भी अगर मान लिया आपने कोई नाटक आयोजित किया है, या गीत या कविता का आयोजन किया, पहेली का आयोजन किया है, तो बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे उसमें। दूसरा है समुदाय का सहयोग प्राप्त करना। जब आप कोई भी गतिविधि करते हैं, जैसे आप भ्रमण के लिए निकले, तो समुदाय जो देखता है, आप अपने बच्चों को स्कूल से बाहर ले गए, ठीक है, तो आप बाहर लेके जाएंगे तो कोई ना कोई गांव पड़ेगा,
शहर पड़ेगा, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो भी सहयोग करेंगे उसमें, ठीक है। आप उनसे कुछ पूछते हैं, कोई रैली निकालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो लोग भी सहयोग करते हैं, तो उनका सहयोग प्राप्त करना है। फिर तीसरा है बालकों का नामांकन, ठहराव तथा गुणात्मक शिक्षा की प्राप्ति। कहने का मतलब है जब बच्चे जो होते हैं उनके दोस्त भी रहते हैं स्कूल के बाहर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं अभी तक स्कूलों में, लेकिन जब वो ऐसी चीज़ें सुनते हैं कि बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चों को घुमाया जाता है, ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो बच्चे जब उनको बताते हैं तो वो भी एडमिशन लेने के लिए कोशिश करते हैं कि उनका भी एडमिशन हो जाए। तो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनका नामांकन संख्या जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। बच्चे क्लास में ज़्यादा देर तक रुकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं जब ऊब जाते हैं क्लास से तो क्लास छोड़ देते हैं। प्राइमरी में तो ऐसे ही होता है, बच्चे कुछ दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर घर के काम में लग जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ठहराव बढ़ता है बच्चों का, गुणात्मक शिक्षा मिलती है उन्हें। फिर है विद्यालय का वातावरण सरल, आकर्षक, शैक्षिक एवं सौंदर्यपूर्ण बना। और लास्ट है विद्यालय ह्रास व अवरोध को रोकना। तो ह्रास और अवरोध से मतलब यही है कि बच्चों का काफ़ी समय तक एक ही क्लास में रहना या विद्यालय को असमय ही छोड़ देना, ठीक है। पूरा एक साल नहीं कंप्लीट होता, बच्चे बीच में ही क्लास छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर विद्यालय नहीं आते, तो ये चीज़ कहलाती है ह्रास या अवरोध। लास्ट उपागम है आपका सहभागी या सह शिक्षण, इसे कोऑपरेटिव टीचिंग भी कहते हैं। सहभागी शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षक। जैसे कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछता है तो छात्र उत्तर देते हैं, शिक्षक निर्देश देता है तो छात्र या शिक्षार्थी उसका पालन करते हैं। कहने का मतलब है सहभागिता से शिक्षक और छात्र दोनों का कोऑपरेशन, ठीक है, दोनों के मध्य में जो सहभागिता होती है, इसी से मतलब है सहभागी शिक्षण में। मतलब अगर टीचर नहीं है तो स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है, अगर स्टूडेंट नहीं है तो टीचर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि स्टूडेंट के बिना टीचर टीचर नहीं कहलाता और टीचर के बिना स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं कहलाता। तो दोनों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। अब हम सहभागी शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला है छात्रों में चिंतन, मनन, तर्क, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जितने भी उद्देश्य होते हैं अगर वो बच्चों से रिलेटेड है तो उनका उद्देश्य, महत्व, ये सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं, हर चीज़ में देखने को मिलेंगी आपको कि बच्चों का आपको क्या करना है, सार्वभौमिक विकास करना है, ठीक है, उनका शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, बच्चों को क्रियाशील रखना है, ठीक है, सहकारिता, सहयोग की भावना का विकास करना है उनके अंदर। तो ये सब चीज़ कॉमन है, कोई भी चीज़ आए आपको ये पॉइंट्स लिख देने हैं। दूसरा है शिक्षक व छात्र दोनों को क्रियाशील रखना, क्योंकि टीचर क्वेश्चन करता रहेगा तो छात्र उसका आंसर देते रहेंगे। अगर बच्चों को नहीं आएगा तो बच्चे प्रश्न पूछेंगे और टीचर उनका जवाब देंगे, तो दोनों क्रियाशील रहते हैं। फिर तीसरा है सहयोग व सहकारिता की भावना विकसित करना, मतलब टीचर को बच्चों का सहयोग चाहिए और बच्चों को टीचर का सहयोग चाहिए, तो इससे क्या होता है, सहयोग की भावना विकसित होती है। फिर है छात्रों की आवश्यकता अनुसार कक्षा अभ्यास का निर्धारण करना, मतलब बच्चों की जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से उन्हें अभ्यास दिया जाए, ठीक है, बच्चे पूछें क्वेश्चंस और टीचर उनका जवाब दें। तो ये रहता है सहभागी शिक्षण के उद्देश्य। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जितना भी है रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस वगैरह, नोट्स वगैरह सब बनाते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।